अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, थोड़ा क्रिकेट से शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानी शाहीनों के तो बाजा बज गए और ऑस्ट्रेलिया से भी बड़े मार्जिन से आ रहे, 62 रन से टॉप 4 के नीचे आ गए हैं, अब टॉप 5 में आ गए हैं और आगे भी इनका रास्ता मुश्किल है। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसी टीमों से अभी मैचेस बाकी हैं। सहर शिरवारी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, तो हमारे भारतीयों की एक आदत है कि ऐसे लोगों को बहुत जल्दी चढ़ा देते हैं, तो इसने भी कुछ ऐसी ट्वीट्स की शुरू में कि भारतीय फ़ौरन इसके पीछे लग गए। ये हमेशा इसी तरह की करती है। सहर शिरवानी कह रही है कि पाकिस्तान फ्राइडे को कभी भी मैच नहीं हारता, मेरी ट्वीट को याद रखना। आज भी इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया को नाकों चने चबवाएंगे। और फिर नाकों चने किसने चाबे वो सब ने देख लिया। टूर्नामेंट से पहले ये बात की जा रही थी कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बेस्ट बॉलिंग अटैक है, लेकिन इस बॉलिंग अटैक को श्रीलंका ने, भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने बाजा बजाया इनका। अजीज दोस्तों, भारत के कैप्टन रोहित शर्मा 215 किलोमीटर की स्पीड से अपनी लैम्बोर्गिनी चला रहे थे। मैं समझता हूँ ही इज़ ए कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, रोल मॉडल है। इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और ये खुल्लम खुल्ला कानून को तोड़ना अच्छा नहीं लगता कि आपका एक स्टेटस है। और फिर सबसे बड़ी बात, अपनी जान की हिफाजत करें। आपने देखा अभी रिसेंटली ऋषभ पंत का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, तो ड्राइविंग सेफ करें, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अजीज दोस्तों, यहाँ पे एक और बड़ा किसी ने ज़बरदस्त एक हिसाब किताब लिखा है, वो ये कि वर्ल्ड कप का जो शेड्यूल बनाया गया है ना, उसमें भारत ने, बीसीसीआई ने या तो जानबूझ के या एक कोइंसिडेंस है कि ऐसे बनाया है कि ग्रुप स्टेज में 9 टीमें हैं जो 9 मैच खेलेंगी, 10 टीमें हैं जो 9 मैच खेलेंगी और ये सब मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे होंगे। और इंटरेस्टिंगली ये सारे ग्राउंड किसी न किसी आईपीएल टीम के होम ग्राउंड है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि जिन ग्राउंड्स पे इंडिया खेल रहा है, वहाँ पे कोशिश की गई है कि उन ग्राउंड्स पे इंडिया के मैच रखे जाएं जिसमें सामने वाली टीम का किसी प्लेयर का आईपीएल में होम ग्राउंड ना हो। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का मैच चेन्नई में था। चेन्नई सुपर किंग्स में एक भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं है करंट टीम में से। इसी तरह अफ़गानिस्तान से न्यू दिल्ली में था, तो अफ़गानी प्लेयर भी कोई न्यू दिल्ली में टीम में नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स में। भारत पाकिस्तान का मैच ठीक है, जहाँ भी हुआ पाकिस्तानी प्लेयर तो होते ही नहीं आईपीएल में। इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच मुंबई में रखा है, तो मुंबई इंडियंस में कोई बंगाली नहीं है। इसी तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में है, तो पंजाब किंग्स धर्मशाला में ज़्यादातर मैच खेलती है, तो पंजाब किंग्स में कोई न्यूजीलैंडर नहीं है। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ लखनऊ में खेलेंगे, लखनऊ भी किसी मतलब लखनऊ की सुपर जायंट की जो होम ग्राउंड है ये, तो लखनऊ में भी कोई ब्रिटिश प्लेयर नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ इंडिया मुंबई में खेल रहा है और मुंबई इंडियंस में भी श्रीलंकन प्लेयर नहीं है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेलेगा और कोलकाता नाइट राइडर्स में भी कोई साउथ अफ्रीकन प्लेयर नहीं है। और फिर नीदरलैंड्स के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगा, तो नीदरलैंड का भी कोई प्लेयर नहीं है। तो ये एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये एक पॉइंट था जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन का दंगल सज गया है। नवाज शरीफ मुल्क बचाने आ रहे हैं और लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर कमाने जा रहे हैं। नवाज शरीफ कमाने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ को जिस तरह का इस वक्त
इस्टेब्लिशमेंट ने स्टेज तैयार करके दिया है, उससे तो लग यही रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ होगा और नवाज शरीफ की कोएलिशन में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। और इस बार नवाज शरीफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और इस तरह ये सब मिला के नवाज शरीफ एक गवर्नमेंट बना सकता है। लेकिन यह है कि जिस किस्म का नवाज शरीफ को ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है मैं हमेशा पीटीआई के ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन कम से कम एक नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम है। वो जेल में था और इलाज कराने के बहाने पाकिस्तान से बाहर 2 हफ्ते की छुट्टी लेके गया, 4 साल बाद आया, 16 महीना इसका अपना भाई प्राइम मिनिस्टर रहा, लेकिन ये वापस आने को तैयार नहीं था। और अब अचानक जब वापस आ रहा है तो पूरी तैयारी है। इसको अदालतों ने तमाम चीज़ों से, तमाम केसेस में ज़मानत दे दी है। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को ज़मानत कैसे मिलती है? एक पेरोल तो हम समझते हैं कि होता है, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जेल से गया था, उसको वापस जेल में आना चाहिए, लेकिन उसको ये अदालतों ने ऑर्डर दिया कि उसको किसी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आर्मी सारी चीज़ें करती है। अब ये पीटीआई की सनम जावेद खान है, सपोर्टर है, कोई वो लीडर वीडर नहीं है, लेकिन इसको चौथी बार गिरफ्तार किया। ये छूटती है, जेल के दरवाजे से बाहर निकलती है, फिर किसी केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। कल इसको अदालत में केस इसकी ज़मानत का चल रहा था, तो अदालत ने पूछा अब और कोई केस है इसके ऊपर? बोला नहीं, कोई भी केस नहीं है, इसकी ज़मानत हो गई। जेल के दरवाजे से बाहर रखा, पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने इसको एक और नया केस बना के गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह असद कैसर जो कि एक्स स्पीकर नेशनल असम्बली है पीटीआई का, वो भी ज़मानत इसकी नहीं हो रही, लेकिन एक सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ की ज़मानत हो गई। ये इनक्रेडिबल बात है। अज़ीज़ दोस्तों, शिरीन मज़ारी जो नवाज शरीफ की, वो इमरान खान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर थी और हमेशा पीटीआई के ख़िलाफ़ भी, जब पीटीआई की सरकार थी तो उस पर बोलती थी। अभी ये भी 2-3 बार बेचारी गिरफ़्तार हो ही गई है। ये एक वकील भी है और काफ़ी आउट स्पोकन है। इसने अभी एक यूट्यूबर के इंटरव्यू में कुछ कहा है, एक पॉडकास्ट में। दिस इज़ द प्रॉब्लम, राइट? दिस इज़ एग्जैक्टली द प्रॉब्लम कि आजकल पीडीएम इस तरह प्रिटेंड कर रही है जैसे कि फैज़ हमीद ये अपनी खुद मर्जी से कर रहा था और बाजवा साहब इसमें मुलव्विस नहीं थे। और पीटीआई फैज़ हमीद का नाम नहीं लेती, वो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके फैसिलिटेटर हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, क्योंकि अगर बाजवा और फैज़ मिल के इस मुल्क की डेमोक्रेसी को डीरेल ना करते, और अगैन ये 2 बंदों की बात नहीं है, ये इदारे की ज़हनियत में मसला है, क्योंकि कुछ है आपको एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि अगर ये मेंटालिटी ना होती तो ऐसा क्यों है कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, अभी जनरल बाजवा, जनरल फैज़, इवन आसिम मुनीर, आप देखें कि जब से वो आए हैं अब ये झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि जी हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है। आपका है, और आपका बहुत घटिया किरदार है सियासत में। तोशा खाना में आपका किरदार है, उसकी बीवी को जो घड़ियां बिकी थी, यासिम मुनीर का उठाया हुआ कैसे सबको पता है। सारे काम करने, अपना काम करने नहीं कर पाए, पतलूने उतरवा के आ गए वापस में और अपना बढ़ा सब लोगों पर निकाल रहे हैं। तो आई जस्ट पिटी देम, बट क्योंकि ये इतनी एक पैथेटिक सी ज़हनियत है इनकी, और बहुत डिप्रेसिंग है कि इस तरह सोचते हैं, और कितने ये कम ज़र्फ़ लोग हैं और कितने बुज़दिल हैं कि अपने शहरियों के खिलाफ। आपके पास सब ताकत है, ठीक है, आपके पास टैंकें हैं, बॉम्बें हैं, बंदूकें हैं, सब कुछ है। हमारे पास आवाज़ है और कलम है, और आप हमसे डरते हैं। तो क्या जंग आप जीतेंगे क्या जंग आप लड़ेंगे? इनका तो ये हाल है कि रिटायरमेंट के बाद चले जाते हैं, वापस नहीं आते शर्म के मारे। कहाँ है बाजवा साहब? वो तो आपको पता होगा, आपकी बड़ी देर में दोस्ती है उनके साथ। मुझे बाहर बैठे हुए ना, कियानी साहब भी बाहर बैठे हैं, दुबई में, राहील शरीफ भी बाहर बैठे हैं, सारे मुशर्रफ भी बाहर, वो तो नौकरी कर रहा है सऊदीया में, राहील शरीफ साहब, और वो तो जजीरा एंजॉय कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, कियानी साहब। और आपका वो कहाँ है? आसिम बाजवा, पापा जॉन्स, वो तो होगा कहीं पिज़्ज़ा वगैरह बेच रहा है। माय पॉइंट बीइंग कि ये भागते हैं ना मुल्क से, और बाकी सबको ये इतने 70 सालों से नैरेटिव बेच रहे हैं, हम गद्दार और आप हम इस्लाम दुश्मन। तो सबसे बड़ी एग्जांपल आप देखिए, ईमान के अली वजीर जो है, उसका वो कह रहा था मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। 2 साल उसने जेल में गुजारे, बाजवा के जाने के बाद वो कितना मतलब इज्जत और एक ऊंचे आबरू। तो अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। ये हनीफ है इसका नवाज शरीफ की पार्टी का
इसको भी, हनीफ अब्बासी को भी ज़मानत मिल गई है। इसके ऊपर केस ही ख़त्म कर दिया। इसके ऊपर केस था एफर्डिन दवाइयों के मामले का, वो भी ख़त्म। तो ये है कि इस वक्त पूरा नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ को पूरा एक ग्राउंड दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी बहुत नाराज़ है, क्योंकि जब 16 महीने की पीडीएम की सरकार थी तो उसमें पीपल्स पार्टी और नवाज़ शरीफ में, मतलब शहबाज शरीफ में पूरा मुकाबला था कि आर्मी के बूट कौन चाट सकता है। तो शहबाज शरीफ ने लाइन पकड़ी थी एंटी इंडिया, मोदी ये, बीजेपी ये, हिंदुत्व ये, मुसलमानों पे जुल्म, भारत में कश्मीर पे जुल्म, ये सब करते करते, जबकि शहबाज शरीफ अंदर खाने आसिम मुनीर को हर चीज़ में आगे रखता था और किसी चीज़ में इसने तंग नहीं किया। बिलावल के पास तो सिर्फ एक फॉरेन मिनिस्ट्री थी, वो आर्मी का डिक्टेशन चला रहा था, बाकी सारे मामलात में आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ ने खुली छूट दी थी, खुद कुछ भी नहीं कर रहा था। तो उससे वो आसिम मुनीर की बुक में आ गया और फिर नवाज शरीफ की पार्टी ने अंडरग्राउंड आसिम मुनीर से कनेक्शन बनाए और आज नवाज शरीफ के सारे गुनाह माफ़ हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, शेख रशीद अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गए हैं। 40 दिन गायब रहे। अदालत ने कल परसों पुलिस को ये नोटिस दिया था कि आप 1 हफ्ते में शेख रशीद को प्रोड्यूस करें वरना अच्छा नहीं होगा। तो फिर शेख रशीद सरफेस पे आ गए। और आजकल जो ट्रेंड चला है, पहले क्या होता था कि पंजाबियों के खिलाफ तो मामलात होते नहीं थे ना, तो बलोच, सिंधी, महाजिर, पख्तून, इन लोगों को गायब कर दिया जाता था, उनकी लाश मिलती थी या कई कई साल बाद वो अपने घर पे बिल्कुल ज़िंदगी से बेजार वापस आते थे और उनके अंदर सब कुछ ख़त्म हो चुका होता था। लेकिन इस बार पंजाबी हैं तो इनका क्या किया जाए कि पंजाबियों को पहले खूब उनकी खातिर होती है, बुला के इनको अगवा करके ले जाते हैं, इनकी खूब खातिर होती है, इनके ऊपर सेक्सुअल टॉर्चर होता है, इनका सारा हिसाब किताब करके इनकी सारी अकड़फू निकाल दी जाती है। और जब वो अकड़फू निकल जाती है तो इनको किसी मीडिया हाउस में पेश किया जाता है और किसी एंकर से, जो कि आर्मी का टट्टू एंकर होते हैं, उनके सामने बिठा के एंकर को भी सवालनामा दिया जाता है और इनको भी जवाबनामा दिया जाता है। इमरान रियाज खान जो एक यूट्यूबर था, पहले एंकर था, फिर यूट्यूबर था, पीटीआई का चमचा था, उसका केस सबसे मशहूर रहा, 3-4 महीने गायब रहा और फिर अब वापस आया है। तो उसकी सारी अकड़ निकल गई है और अब वो किसी काबिल नहीं रहा। आज इसको आए हुए 2-3 हफ्ते हो गए, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा, चुपचाप बैठा है। मिलने लोग आते हैं, उनसे मिलता है, चला जाता है। दूसरे लोग बातें कर रहे हैं, वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहा और अब लग भी नहीं रहा कि वो कुछ बोलने जैसा है। फिर इसी तरह फारूक हबीब, उस्मान डार, पीटीआई के ऐसे कई लीडर्स के इंटरव्यू आए बड़े बड़े एंकर्स के सामने। अब ये मुनीब फारूकी के सामने शेख रशीद को बिठा दिया और असद अली तूर एक जर्नलिस्ट हैं, वो इस बारे में कुछ बता रहे हैं। रात जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू समा न्यूज़ पर हुआ, उसमें शेख रशीद साहब के साथ वहां पे जो सलूक किया गया वो क्या था? आपको पता है शेख रशीद साहब का गिरबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। शेख रशीद साहब को बिठाया गया और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था। शेख रशीद साहब के आगे एक कागज रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पर। मुनीब फारूक साहब को भी जरा ये बताते हैं कि एक कागज दिया गया कि आपने ये पूछना होगा। शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारा और कमरे में मौजूद जराए बताते हैं कि तमाम लोग एक लम्हे के लिए सकते में आ गए कि ये क्या उन्होंने देखा है। इस पर कहते हैं कि शेख रशीद बच्चों की तरह बिलक के रोने लग गए, बिलक बिलक के, और उन्होंने बाकायदा यूं हाथ जोड़ के कहा मेरे से ये ना करवाओ।
मैं ये नहीं कर सकता। अब ये सारी कहानी है। असद अली तूर ने साफ बताया कि शेख रशीद के साथ क्या सलूक हुआ। जाहिर है मेरी हमदर्दी के लायक न इमरान खान है, न पीटीआई का कोई लीडर है, न ये है शेख रशीद। शेख रशीद जैसा बदबूदार आदमी तो कोई है नहीं। ये कश्मीरी मुजाहिदीन टेररिस्ट का कैंप चलाता रहा है। ये हमेशा आर्मी का टट्टू रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कोई इतनी बार मिनिस्टर बना हो जितनी बार ये बना है। ये हर सरकार में मिनिस्टर होता है। ज़ियाउल हक के लेके मुशर्रफ से लेके सबके साथ इसकी अच्छी जमी है। बाजवा भी जब इमरान खान को लाया तो इसको पहले होम मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर और पता नहीं क्या क्या ये बनता रहा। तो शेख रशीद हमेशा आर्मी की गुड बुक्स में था, लेकिन अब जब इसका इंटरव्यू हुआ तो आप इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो शेख रशीद की बॉडी लैंग्वेज से कंपेयर करें जो आधे किलो और 1 पाव के बम, एटम बम वाला इंटरव्यू जहन में लाएं, और अभी इसकी देख लें कि इसका क्या हाल कर दिया है। और मुनीब फारूकी जो इंटरव्यू ले रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि आईएसआई का एक ऑफिसर एक मुजरिम से इंटरव्यू ले रहा है और उसके सवाल जवाब कर रहा है। और शेख रशीद चिल्ला काटने गया था। चिल्ला होता है 40 दिन का, किसी कब्रिस्तान में, किसी दरगाह पे, किसी जगह पे आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, बस रोटी खाई पानी पिया फिर अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, एक वो जैसे होता है। और ये रस्म भी हिंदुओं से ली जाती है। हिंदुओं में भी ऐसा कुछ है कि वो किसी एक जगह बैठ के जाप करते रहते हैं। तो ये कहता है मैं तो चिल्ला काटने गया था 40 दिन से। अब ये बातें आम आदमी को पाकिस्तान में पता है कि कौन सारे खेल खेलता है। ज़रा आप शेख रशीद का भी मामला देख लें। कहाँ थे शेख साहब? मैं बस चिल्ले पे ही समझे तबलीगी जमात के कुरान का 40 दिन मुताला ही करता रहा। अच्छा। और अल्लाह ने टाइम दिया इतना सारा कि मैं कुरान को, लेकिन खबरें तो ये थी कि आपको गिरफ्तार किया गया है। खबरें तो अब ज़ाहिर है मैं इतनी तलावत के बाद आपको इसका क्या जवाब दूं। खबरें तो लगती रहती हैं जी, खबरों की कोई बात नहीं। बस अल्लाह ताला ने थोड़ा सा टाइम दिया ज़िंदगी में 40 दिन लगाने के, तो वो मैंने कुरान के ऊपर ज़्यादा स्टडी पर ज़्यादा सर्फ किया। माशाल्लाह, वो तो सादत की बात है। लेकिन ये चिल्ला सख्त था या आसान? सख्त था। चिल्ला सख्त था। उसके असरात आपकी सेहत पर आए? काफ़ी ज़्यादा है। अब वैसे तो माशाल्लाह मजहबी किसी काम के लिए जाते हैं आप, माशाल्लाह आपको सादत हासिल होती है, आप बड़ी बाकायदगी से उम्रे के लिए भी जाते हैं और ज़ियारतों के लिए भी तशरीफ़ ले जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि जब आप इस दफ़ा गए तो ये चिल्ले का आपने किसी को बताया ही नहीं। ये आपने ऐसा सवाल किया, बस ये समझ लें खामोशी का ही चिल्ला था कि बस पढ़ाई में ही, और अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इबादत का भी वक्त दिया, गायब हो जाए चिल्ला, ये तक गायब हो जाए, चिल्ला गायब हो गया। नहीं बट इबादत का टाइम मिला, थोड़ा तहज्जुद के वक्त खुदा से मांगने का टाइम मिला। पहले ये मुझे कभी नहीं मिला जिंदगी में। वो राशिद साहब को तो बता देते, वो तो आपकी बाजियाबी के लिए बस वो हाई कोर्ट भागते रहे। वो बेचारा बेटों की जगह ना मैं, जी। मेरी तो औलाद नहीं है, वही औलाद है, शाकर हुआ, राशिद हुआ जी, तो वो उनको फिक्र लगी रही, मैं उनको बता नहीं सका। अच्छा, तो कल ही उनको बताया कि मैं। आपकी उनसे कल मुलाकात हुई है? मुलाकात तो आज ही हुई है। अच्छा। लेकिन कल उनको मैंने बता दिया था कि मैं वापस चिल्ले से फारग हो गए। 40 दिन पूरे हो गए हैं मेरे। अच्छा, 40 दिन आपके पूरे हो गए। तो अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त ये सारी सिचुएशन है। थोड़ी सी मैं आपके हवाले ये हमारे जो रंगरूट हैं, अनवारुल हक काकड़, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये चाइना गए थे अभी। तो चाइना गए थे तो आप इनके मतलब एक बेऔकात के आदमी को जब आप लेके आए प्राइम मिनिस्टर, वो भी 24 करोड़ के देश का बना के, तो ये जहाँ जाएगा अपनी बेइज्जती ही कराएगा। और जो 22-24 मुल्कों की जो कॉन्फ्रेंस हुई बेल्ट एंड रोड पे, तो आप सबको पता है कि चाइना के इस बेल्ट एंड रोड में सबसे बड़ा पार्टनर कौन है?
पाकिस्तान सीपेक बना, इसके बाद ये आगे अभी बड़ा नहीं है, अभी भी इसकी मार्केटिंग हो रही है। अभी किसी मुल्क ने इसको, इवन अफ़गानिस्तान ने भी अभी इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। अभी तक चाइना को पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं मिला। तो चाइना का पाकिस्तान चाइना का गंदा अंडा है, और पाकिस्तान तो चाइना के बिल्कुल हर चीज़ में बिल्कुल पीछे पीछे है। जैसे हमारे ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आर्मी से डिक्टेशन लेके गए थे, तो उधर उन्होंने यही कहा कि हम हमेशा चाइना के साथ खड़े हैं और हम अंधा भरोसा करते हैं चाइना पे। और ये है कि बिल्कुल जी से मिलने गए तो उसके कदमों में बैठ गए और उसके पांव पकड़ के हर बात की है। इतना घटिया पने पे आ गए कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अजीज़ दोस्तों, जिंगजियांग गए थे उगर के प्रोविंस में, हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्राइडे की नमाज वहाँ पे पढ़ी मस्जिद में, और चाइना ने शायद इनको दिखाने के लिए, मतलब पूरी दुनिया को दिखाने के लिए इनको स्पेशली कहा था कि जाके उस मस्जिद में नमाज पढ़ो, ताकि दुनिया को पता चले कि हम मुसलमानों पे वहाँ पे जुल्म नहीं कर रहे। ये कंसंट्रेशन कैंपों में नहीं गए, ये जिंगजियांग में पूरा दिन जुम्मे का दिन रहे, फ्राइडे के दिन, लेकिन वहाँ पे किसी कम्युनिटी से नहीं मिले, किसी से नहीं, बस चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो इंस्टॉल किया हुआ मुल्ला है मस्जिद का, उससे मिले और उसी से बातचीत करके नमाज पढ़ के निकल आए। इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ पे लोगों से जाकर पूछते कि आपके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है। तो ऑफ कोर्स ये अत्याचार होगा ही, और इनकी औकात ये थी कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के एक चपड़ासी ने इनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया, और ये छोड़ने भी इसको एयरपोर्ट पे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के चपड़ासी ही आए थे। जब ग्रुप फोटो बना 20-22 लोगों का, तो पाकिस्तान जो कि सीपेक का सबसे बड़ा पार्टनर है, बेल्ट एंड रोड का सबसे बड़ा पार्टनर है, उसका प्राइम मिनिस्टर सबसे आखिरी लाइन में बिल्कुल कोने में एक जगह खड़ा है। मुझे भी इनलार्ज करके ढूंढना पड़ा। तो ये हमारी औकात है, चाइना भी हमें हमारी औकात में रखता है। अजीज़ दोस्तों, एंड पे एक ख़बर आपके साथ शेयर करके मैं आगे बढ़ूँगा। ये एक साहब हैं फरीद खान, ये 1 लाख से ऊपर इनके ट्विटर पे फॉलोअर हैं, और ये क्रिकेट पे रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने अभी पोस्ट लगाई कि धर्मशाला के एबटाबाद पाकिस्तान का एक शहर है, एक उठा लें, आप एक पिक कर लें, एक कोई दोनों में से। मैं तो एबटाबाद के साथ हूँ। तो फरीद खान को मैं ये कहूँगा कि धर्मशाला में दलाई लामा जी रहते हैं, पीसफुल कम्युनिटी के ये स्पिरिचुअल लीडर हैं। धर्मशाला एक पुरसुकून जगह है, एक सुकून वाली जगह है, जहाँ पे सिर्फ अमन के मैसेंजर वहाँ पे रहते हैं। एबटाबाद में दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन रहता था। एबटाबाद में अक्सर शरीयत के लिए वहाँ पे मूवमेंट चलती है। हम भूले नहीं है कि एबटाबाद से पूरी आबादियों को मूव करके वहाँ आर्मी ने ऑपरेशन किए हैं। तो कोई टेररिस्ट ही होगा जो एबटाबाद को चूज़ करेगा। धर्मशाला को अमन के मैसेंजर, पीस मैसेंजर हमेशा चूज़ करेंगे। अजीज़ दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।